बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने बात चैप्टर 3 का कुछ क्वेश्चन प्रीवियस है। हम इस चैप्टर 3 लेसन 3 में यूनिट नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, जो कि लेसन 7 तक चल रहा है। आज कोशिश करेंगे इसको इस लेक्चर में कंप्लीट करने की। थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो जाएगा, परेशान नहीं होना आपने। टर्मिनोलॉजी है जी ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन द वर्ड निकला है ग्लोबल से, और ग्लोबल वर्ड है ग्लोब से। ग्लोब आपने देखा होगा, जो हम अपने घरों में बाहर गेट्स के ऊपर जो लाइट लगाते हैं, पिलर के ऊपर, से ग्लोब कहा जाता है। उसके अलावा अक्सर औकात डेकोरेशन के लिए घरों के अंदर या मार्केज के अंदर ग्लोब लगे होते हैं। ये गोल बॉल टाइप होता है, ठीक है, और इसके अंदर रोशनी होती है, इसे ग्लोब कहते हैं। जो पूरी जमीन का मैप है, जो एक बॉल के ऊपर बनाया जाता है। अक्सर औकात आप ड्रामाज में, मूवीज में देखते होंगे, या किसी ना किसी ऑफिस में हमने टेबल के ऊपर पड़ा हुआ देखा होगा, ठीक है, उसे भी ग्लोब कहा जाता है। ये टर्मिनोलॉजी वहीं से आई है, ग्लोबलाइजेशन। बेसिकली क्या है कि पूरी की पूरी दुनिया को एक सिंपल विलेज कह दिया जाता है। वो चीज जहां पे हर कोई हर किसी को जानता है, और हर कोई हर जगह पहुंच सकता है। गाँव में यही होता है ना, कि गाँव के अंदर 50, 60, 100, 500, 1000 या 1500 घर हैं। तो वो 1500 के 1500 एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की तरफ आना जाना है। इवन तो हर बंदे को पता है कि इस घर के कितने फैमिली मेंबर्स हैं, कौन कौन है, और कोई मेहमान आया तो कौन आया, सब कुछ जानते हैं, ठीक है। तो यही हमारी ग्लोबलाइजेशन है, कि हम ग्लोबली हर जगह अप्रोचेबल हो गए। काम की बात की तरफ आते हैं। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? There is the movement towards globalization of market, as the taste and preference of consumer in different nations are beginning to converge upon some global norm. क्या कहता है कि हम मार्केट्स में जाने की, मुख्तलिफ टेस्ट, मुख्तलिफ कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस जो हैं, उनकी तरफ जाने में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ग्लोबल नॉर्म्स को देखते हैं, ठीक है। अब देखें, द ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ कोका कोला, लिवाइस जीन्स, सोनी वॉकमैन एंड मैकडोनल्ड हैमबर्गर्स आर ऑल एग्जांपल्स। ये सारे एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन के मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, जो पूरी दुनिया में काम कर रही हैं। लोगों ने, हर किसी ने इनको एक्सेप्ट किया है। तो यही ग्लोबल नॉर्म्स है, कि ये हर जगह उस एरिया के लिहाज से काम कर रहे होते हैं। इवन तो अब मैकडोनल्ड के बारे में, जब नया नया मैकडोनल्ड कराची में इसकी पहली फ्रेंचाइज बनी थी, आई थिंक सो 1995-96 के अराउंड बोट, ये पहली फ्रेंचाइज बनी थी ग्लो इसकी मैकडोनल्ड की। तो कहा यह जाता था कि ये लोग जो मुर्गियों को मशीन में यानी कि ज़िबा भी करते हैं, और इनकी खाल वगैरह भी मशीन में उतरती है, वहां इनके पीसेज होते हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा था नहीं। लेकिन वो एक ना रूमर फैला दिया गया, क्योंकि इंटरनेशनली एक्टिविटी थी जो कराची में नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो कराची में मुस्लिम कंट्री के मुताबिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे, और वो मुर्गियां तो लाते नहीं थे, वो तो लाते चिकन थे। तो वो बनाने वाले तो हमारी कसाई कसाई थे, जो चिकन बनाते थे। तो इसका मतलब है कि जो बातें, जो रूमर्स थे, वो रूमर्स बेसिकली उनकी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए थे, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं था। ये इसको कहते हैं ग्लोबल नॉर्म्स, कि आप जिस जगह पे हैं, आप उस जगह के कायदो ज़ाबित का ख्याल रखते हैं। जर्मनी स्टिल लीड्स इन पर कैपिटा बियर कंजम्पशन। देखें जी, जर्मनी लीड कर रहा है बियर कंजम्पशन के हिसाब से, with the local pub on almost every corner, and in some cities women selling beer out of their front windows to passers by on the street। यानी गली के नुक्कड़ पे, जिस तरह वो अक्सर औकात तो बंदा रेडी लगा खड़ा होता है और कुछ ना कुछ बेच रहा होता है, ऐसे खवातीन अपने घरों की विंडो से बियर बेचती नजर आ रही होती हैं। इस हद तक बियर की कंजम्पशन है वहां पर, ठीक है। लेकिन वहां पर उसकी कंजप्शन उस लिहाज से दूसरे कंट्री में, दूसरे एरियाज में ऐसी हो सकता ना हो। फ्रेंच लीड इन वाइन कंजम्पशन। तो हर कोई किसी ना किसी चीज में लीड कर रहा होता है।
Italians lead in pasta eaten, and these differences are unlikely to be eliminated any time soon. अच्छा, आप देखें, जो कंपनी फ्रांस उसमें जर्मनी में बियर बियर कंजप्शन में लीड कर रही है, वही कंपनी अगर पाकिस्तान में आके बियर बेचना शुरू कर दे तो उसकी बियर नहीं बिकेगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे नॉर्म्स नहीं है। तो ये क्या है कि बेसिकली क्या किया जाता है कि तमाम नॉर्म्स का ख्याल रखा जाता है। खैर, आगे एग्जांपल चलती रहेगी। ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, टू की फैक्टर्स सीम टू अंडरलाइन ट्रेंड टुवर्ड्स इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन। कौन से की फैक्टर्स हैं जी? डिक्लाइन बैरियर्स टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ग्लोबलाइजेशन किस तरह क्रिएट हुई कि ट्रेड बैरियर्स डिक्लाइन हुए, इन्वेस्टमेंट के जो रिस्ट्रिक्शन थी वो कम की गई। और टेक्नोलॉजिकल चेंज ने भी बैरियर्स को रिमूव किया। अब देखें, आज भी कहा जाता है कि जापान ऑलमोस्ट पूरी दुनिया नहीं कह सकते, लेकिन आधी दुनिया से 50 साल आगे चल रहा है। हमसे तो वो 100 साल आगे चल रहा है। तो क्या है बेसिकली कि वो टेक्नोलॉजी, जब उस टेक्नोलॉजी को वो कहते हैं ना कि यार अब ये स्क्रैप हो गई है, इसको फेंक दो, नई टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाते हैं, वो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे होते हैं। जापान 7G इंटरनेट पे काम कर रहा है, आई थिंक सो। और हमें भी अभी भी 4G 3G पे अटके हुए हैं। 5G इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन उस हद तक नहीं है। अक्सर औकात कई जगहों पे हमारे मोबाइल के सिग्नल 3G आ रहे होते हैं, 2G भी आ रहे होते हैं। After World War II, the industrialization countries of West started a process of moving barriers to the free flow of goods, services, capital between nations. ये दूसरी जंग के बाद इसको मेक श्योर बनाया गया कि जो बैरियर थे उनको रिमूव किया गया और गुड्स सर्विसेज का जो मूवमेंट है वो फ्री फ्लो की गई। आगे आ जाएंगे। दिस रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑफ ट्रेड दैट टेक्स प्लेस इन कंजंक्शन विद इंक्रीज ट्रेड वर्क। जी, इन बैरियर्स के रिमूवल से क्या हुआ कि ट्रेड इंक्रीज हुई, आउटपुट बढ़ी, ठीक है, और एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं कि जब किसी दूसरी कंट्री का कोई इन्वेस्टर या दूसरी कंट्री हमारे मुल्क में पैसा लगाती है तो वो पैसा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। नेक्स्ट आ जाएगा जी हमारे पास, while lowering trade barriers has made globalization markets and product possible। वो आप वही बातें वो रिपीट करेगा। आगे चलते हैं जी। टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसने ग्लोबलाइजेशन को क्रिएट किया। आप देखें कि मेरा ख्याल है आप में से जो मेरी एज के, अगर आप में से भी कोई है मेरी एज का है, ठीक है, तो वो तो ये कहेगा कि सबसे ज्यादा चेंज हम लोगों ने देखा है। हम वो जनरेशन है जो स्लेट के ऊपर बजरी के साथ देख के बड़ा खुश हुआ करते थे कि यार देखो इससे भी लिखा जाता है। और हमारे बच्चे राइटिंग टैब यूज कर रहे होते हैं स्लेट की जगह। टैब के साथ ही पेंसिल आई है, उसी पे लिखते हैं, बटन प्रेस किया और रेज भी हो गया। हमने हर चीज को देखा हुआ। हमने डायल वाला फोन भी देखा है, फिर बटनों वाला आया, मैं भी टेलीफोन की बात कर रहा हूं। फिर 90s के बाद मोबाइल फोन आया पाकिस्तान के अंदर, बड़ी धूम हुई, 10,000 की जैज की सिम मिला करती थी स्टार्टिंग में। फिर यूफोन इंट्रोड्यूस हुआ तो यूफोन ने स्टार्टिंग में 3500 की सिम देना शुरू की। और फिर एक वक्त वो भी आया 2005 के बाद कि जैज फ्री सिम देता था, साथ 200 का बैलेंस भी देता था अपनी जेब से। तो बेसिकली क्या है कि ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब तो पैसेज ऑफ टाइम की टर्मिनोलॉजी भी गलत है। टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, हर अगले दिन को नई टेक्नोलॉजी, हर अगले दिन को नई टेक्नोलॉजी आ रही है। इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग जेट ट्रांसपोर्ट, टेम्परेचर कंट्रोल, कंटेनराइज्ड शिपिंग, कोऑर्डिनेटेड शिप, रेल ट्रैक। अब ये देखें, ये मुख्तलिफ चीजें जो हैं, हम मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स यूज कर रहे हैं। अब देखें, बड़ी बड़ी हैवी ट्रांसपोर्टेशन हैवी हवाई जहाज के जरिए भी हो रही है,
जो कभी सिर्फ पहली जहाज के लिए होती थी। हवाई जहाज के लिए सामान लेके जाना बहुत मुश्किल था, बड़ा बड़ा हैवी सामान भी हवाई जहाज के लिए भी जा रहा है। तो ये सारी चीजें आगे चलेंगे जी, हम काम की चीज कोई नहीं है। टुडेज ग्लोबल एनवायरनमेंट, over the last few decades an increasing number of countries have embraced trade and investment liberalization. जी, अब कुछ कंट्रीज जो है, अब देख पहले तो पहली बात तो ये, कुछ डिकेड्स पीछे चले जाए तो हमारे नंबर ऑफ कंट्रीज ही कम थे। बल्कि आप एक सदी पीछे चले जाएं तो जब सल्तनत उस्मानिया का ब्रेकडाउन किया गया तो मेरा ख्याल उसमें से 14 मुल्क बनाए गए, नहीं 47 ममालिक आई थिंक सो बनाए गए। तो एक सल्तनत को तोड़ के उसमें 47 मुल्क बने। रशिया से एक दो मुल्क, कई मुल्क निकाले गए, ये अजबकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये सारे रशिया से निकले हुए हैं। ठीक है। तो अब इस वक्त 192 कंट्रीज हैं, और मैं कहूँगा एक साल हम अगर 100 साल पीछे चले जाएं तो ये 50-60 से ज्यादा कंट्रीज नहीं थे, या 100 होंगे, लेकिन ये 192 कंट्रीज हो गए। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है बहुत सी चीजें चेंज हो रही है। 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जिसका काम जो था कि पूरी दुनिया को एक अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठा करना, यानी कि एक जगह इकट्ठा करना। सोवियत यूनियन में भी इसी की एक मिसाल है। फिर क्या नाम उसका, ये जो है यूरोपीय यूनियन, ये भी इसकी एक मिसाल है कि यूरोपीय यूनियन तो आज भी कायम है कि आप किसी एक कंट्री का वीजा ले लें और नंबर ऑफ कंट्रीज आप घूम सकते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं एग्जांपल ऑफ यूएस एंड यूरोपीय यूनियन हैव ब्रॉड केसेस अगेंस्ट ईच अदर इन सच मैटर्स एज बनाना इंपोर्ट्स, बीफ, हार्मोन, स्टील। अब ये देखें, ये मुख्तलिफ केसेस, मुख्तलिफ एक्टिविटीज हो रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, बाइंग सेलिंग हो रही है। नेक्स्ट आते हैं जी। अच्छा, ये कुछ चीजें मैं स्किप कर रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम डिस्कशन कर चल रहे हैं। मुझे मेरा नहीं ख्याल कि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज भी है। अच्छा, ये ग्लोबलाइजेशन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये कुछ काम की चीजें नजर आई थिंक सो आई हैं। A common misconception about international business is that MNEs, ये MNE multinational enterprise, have flung operations and earn most of their revenue overseas. जी, ये एक मिसकंसेप्शन कह सकते हैं, कॉमन मिसकंसेप्शन है कि जो मल्टी कॉर्पोरेशन है ये दूसरे मुल्कों से पैसा ज्यादा कमा रहे होते हैं। हकीकत ऐसी नहीं है। इनफैक्ट मोस्ट एमएनईज अर्न द बल्क ऑफ देयर रेवेन्यू आइदर विद इन द होम कंट्री और बाय सेलिंग इन नियर बाय लोकेलिटीज, यानी कि अपने मुल्क से और अपने आसपास के जो मालिक है, जिस तरह पाकिस्तान है तो उसके साथ अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, इन मुल्कों को चीजें सेल करके ही वो ज्यादातर रेवेन्यू अर्न करते हैं। ओवरऑल द ग्लोब वो इतना रेवेन्यू अर्न नहीं करते जितना नजर आ रहा होता है। फिर ऑफ द लार्जेस्ट 500 MNEs 198 आर हेडक्वार्टर्स इन नॉर्थ अमेरिका, 156 आर इन यूरोपियन यूनियन एंड यानी कि यूरोप बेसिकली, 125 आर जापान एशिया। These firms are not spread around the world but are clustered in the trade and engage in trade and regional competition. अब ये पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन इन्होंने एक क्लस्टर बनाया हुआ है मल्टीपल कंट्रीज का। अभी देखें आप, रेकन मैनकीजर की बात कर लें, ये सबसे बड़ा ग्रोसरी प्रोवाइड करने वाला ब्रांड, यानी कि हमारी रूटीन जो जरूरत की अशिया है, जिस तरह टूथपेस्ट की कह लें, शैम्पू कह लें, तो ये सबसे बड़ा ब्रांड है जो इतनी अशिया प्रोवाइड करता है। और ये मोर देन 150 कंट्रीज में काम कर रहा है, लेकिन चंद ब्रांड इतना काम कर रहे हैं, वरना एक क्लस्टर उन्होंने बनाया हुआ है चंद कंट्रीज के अंदर, उन्हीं कंट्रीज में रह के वो काम कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल वो दे रहा है, देयर इज नो ग्लोबल कार बट रीजनल। अच्छा, कुछ हाईलाइटिंग हम नहीं कर रहे, तो वैसे था ही इसमें कुछ, तो मैं हाईलाइट करता क्या। अच्छा चलो, ये एक बात मजे की आई थी, इसको हाईलाइट करते हैं, और एक इसको हाईलाइट करते हैं। फिर आगे, फॉर देयर इज नो ग्लोबल कार बट रीजनल बेस्ड ऑटो फैक्ट्रीज दैट आर सपोर्टेड बाय रीजनल लोकल सप्लायर्स एंड डिजाइन कार टू मीट द प्रेफरेंसेस ऑफ लोकल रीजनल कस्टमर्स। वो कहता है जी, कोई कार ऐसी नहीं है जो ओवरऑल पूरी दुनिया के लिए एक स्टैंडर्ड हो, लोकल लोकेलिटीज के लिए ही उनकी प्रेफरेंस को मीट करने के लिए कार्स बनाई जाती हैं। अब देखिए, अमेरिका बेस्ड कार जो है हमारे मुल्क में आसानी से चल नहीं सकती, क्योंकि उनका ड्राइविंग स्टाइल डिफरेंट है। हमारे यहाँ कार सिर्फ जापानीज बेस्ड चलती हैं। आप यही भी देख लें
जापानी कार जब हम परचेज कर रहे थे, कभी कहा है कि हम अमेरिकन कार परचेज कर रहे हैं या हम यूरोपियन कार परचेज कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि ड्राइविंग स्टाइल डिफरेंट है। देर आर थ्री थिंग्स इन आवर नेशन मस्ट डू टू गेन एंड होल्ड स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल ट्रेडिंग एंड पोजिशन। ये एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं, और बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन ये है, मेंटेन इकोनॉमिक कंपेटिटिवनेस। आप किस तरह इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को पोजीशन को अटेन कर सकते हैं? आप कंपेटिटिव हो, यानी कि कोई आपके पास ऐसा एज हो जो कि किसी और के पास नहीं है। इन्फ्लुएंस ट्रेड रेगुलेशन सो दैट अदर कंट्रीज ओपन देयर डोर्स फॉर इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। आप ट्रेड रेगुलेशन को इस हद तक इन्फ्लुएंस करें कि दूसरी कंट्रीज मजबूर हो आपकी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। यहां मुझे एक बड़ी अच्छी मिसाल याद आई। देखिए, जो हर साल फीफा वर्ल्ड कप होता है हर 5 साल बाद, उसका मोर देन 80% जो फुटबॉल है वो पाकिस्तान से बनते जाते हैं। एक फुट वर्ल्ड कप ऐसा भी हुआ, बल्कि वर्ल्ड कप नहीं, खैर वर्ल्ड कप से पहले जो प्री क्वालिफाइंग मैचेस होते हैं उनमें ही ना फुटबॉल पाकिस्तान से नहीं बनवाए गए, किसी और कंट्री से। वो कंट्री का नाम मैं एंड पे बताता हूँ आपको, हो सकता है मुझसे पहले आप लोग जज कर लें। कंट्री से बनवाए गए, उस कंट्री से फुटबॉल बन के आ गए, पेमेंट्स होगी, सारा कुछ हो गया, लेकिन वो फुटबॉल अप टू स्टैंडर्ड नहीं थे। और फिर दोबारा अर्जेंट बेसिस पर पाकिस्तान को ऑर्डर दिया गया जी फुटबॉल प्रोवाइड करें, ताकि हम अपना वर्ल्ड कप कंटिन्यू रख सकें। ठीक है, और स्टिल पाकिस्तान के पास वो वापस आ गई। दिस इज द कंपेटिटिव एज फॉर पाकिस्तान इन द फुटबॉल इंडस्ट्री। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री कह सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ स्पेसिफिक फुटबॉल, वर्ड तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, लेकिन फुटबॉल इंडस्ट्री मैंने इसलिए कहा कि हम स्पेसिफिक फुटबॉल पे बात कर रहे हैं। तो वो कंट्री चाइना था जिसने मशीन तैयार की ऑटोमेटिक फुटबॉल बनाने वाली। और इशू क्या आया उनके फुटबॉल में कि जो लोग आप में से फुटबॉल खेलते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि फुटबॉल को खैर मैं तो कभी फुटबॉल खेला नहीं, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट नाम नहीं बता सकता कि हिट किस तरह होती है, लेकिन हिट जो गुलाई में की जाती है कि हिट किसी तरफ को हुई है, लेकिन इस तरह से हिट की गई है कि वो घूम के दूसरी तरफ बॉल पहुंची है। ठीक है, वो ये शार्पनेस उन फुटबॉल्स में नहीं थी, तो अल्टीमेटली फिर हैंडमेड फुटबॉल्स को ही प्रेफर किया गया। दिस इज द कंपेटिटिव एज। और ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, याद रखिएगा। Research shows that best way for companies to achieve competitive advantage is through innovation. रिसर्च ये बताती है कि किसी भी कंपनी ने कंपैरेटिव एडवांटेज अटेन करना है तो उसको इनोवेशन की तरफ जाना है। अच्छा, दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, इनको मिक्सअप ना कीजिएगा। एक होती है इनोवेशन और एक होती है इन्वेंशन। मोबाइल फोन की इजाद इन्वेंशन थी, स्मार्टफोन इनोवेशन है। ठीक है, गाड़ी की इजाद इन्वेंशन थी, और फार्मूला वन रेसिंग कार जो है वो इनोवेशन है। Why can some firms innovate consistently while others cannot? अब देखिए, कुछ फर्म जो है वो इनोवेट कर पा रही है, कुछ नहीं। उसकी रीजन क्या है? हो सकता है उनके पास R&D डिपार्टमेंट नहीं है, हो सकता है वो चेंज नहीं चाह रहे, हो सकता है वो चेंज कर नहीं पा रहे। इसकी मिसाल आपके सामने है पेप्सी और कोका कोला। पेप्सी कोई ना कोई इनोवेशन ले आता है। अभी रिसेंटली रिवाइव के नाम से उन्होंने नई प्रोडक्ट लॉन्च की है। पेप्सी के पास बड़ी प्रोडक्ट्स है। कोक के पास गिन चुन के दो ही प्रोडक्ट है, कोक है और स्प्राइट है या फंटा है। इसके अलावा कोक जो भी प्रोडक्ट लेके आता है, रो आई फ्लॉप हो गई, और भी बड़ी प्रोडक्ट्स आई फ्लॉप होती चली जाती हैं। तो लेकिन पेप्सी की जो भी प्रोडक्ट आती है, पेप्सी का कुछ स्टाइल डिफरेंट है, प्रोडक्ट उसकी छा जाती है। नेक्स्ट आते हैं जी, व्हाई कैन सम फॉर्म्स इनोवेट। अच्छा, ये तो हो गया जी। पोर्टर, अच्छा ये इस क्वेश्चन का आंसर पोर्टर ने दिया। आंसर रेस्ट ऑफ फोर ब्रॉड एट्रीब्यूट्स विच इंडिविजुअली एंड टेक्निकली डिटरमाइन। कौन से एट्रीब्यूट्स हैं? फैक्टर कंडीशंस, डिमांड कंडीशंस, सप्लाई इंडस्ट्रीज एंड फर्म स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चर एंड ड्राइवलरी। जी जी, चार कंडीशंस क्या हो गई कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनकी कंडीशंस क्या है, हमारी डिमांड कंडीशंस, मार्केट कंडीशंस क्या है, सपोर्टिव इंडस्ट्रीज किस तरह से वर्क कर रही हैं, और हमारा कंपटीशन किन के साथ है, राइवलरी दुश्मनी हमारी किन के साथ है। दुश्मनी से मुराद ये बिजनेस कंपटीशन, कोई कत्लो गाज वाली दुश्मनी की बात नहीं मैंने की। नेक्स्ट को काम की बात ढूंढते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। ईच फॉर रिपोर्टर्स एंड एग्जांपल। अच्छा, एग्जांपल बात की है। इफ अ कंट्री हैज सोफिस्टिकेटेड बायर्स दैट कैन प्रोवाइड अ कंपनी विद फीडबैक रिगार्डिंग हाउ टू मॉडिफाई एंड इंप्रूव इट्स प्रोडक्ट। अब वो एग्जांपल भी खैर वो
जनरल वे में दे रहा है, स्पेसिफिक वे में नहीं दे रहा, कि अगर किसी कंपनी के पास कोई सोफिस्टिकेटेड बायर्स मौजूद है जो कि प्रॉपर फीडबैक दें और बताएं कि प्रोडक्ट में क्या इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है, तो अल्टीमेटली वो कंपनी जो है कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल करेगी, क्योंकि उनके पास वो फीडबैक है जो किसी और के पास नहीं है। जी नेक्स्ट लेसन नंबर 6 ही चल रहा है। लेसन नंबर 6 है जी हमारा ग्लोबलाइजेशन। मेरा ख्याल है कि हम लेसन ज्यादा लेंथी हो जाना है। कितना रह गया जी हमारा? नहीं, अभी लंबा काम चलेगा। चलिए जी, हम इसको स्टॉप करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह यूनिट नंबर, इसके बाकी 2 लेसन को कंप्लीट करेंगे, ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।